नमस्कार। इसके पहले वाले 3 वीडियो में हमने अलख आज़ादी की नाटक की पृष्ठभूमि को देखने के साथ साथ भारत भूमि पर अंग्रेजों का आगमन, देश की लय लूट और कंपनी के शासन में देश तथा देशवासियों की दुर्गति को देखा। साथ ही अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने की छटपटाहट, देशभक्तों का संघर्ष, हिंदू और मुगल नवाब और सम्राटों के आपसी झगड़े एवं मनमुटाव तथा पिद्दू राजे और नवाबों की अंग्रेजों को मिलने वाली साथ की वजह से सन 1857 का हमारा विद्रोह, जिसे गदर भी कहा जाता है, वह असफल हुआ। वर्तमान पत्र पत्रिकाओं के सहारे इसकी जानकारी महारानी विक्टोरिया तक पहुंचते ही भारत पर का कंपनी शासन खारिज करते हुए विक्टोरिया का शासन लागू किया। भारत के लय लूट और जोर जबरदस्ती का नया अध्याय शुरू हुआ। अब आगे। महारानी विक्टोरिया ने कंपनी शासन बर्खास्त करते हुए अपना शासन लागू किया। उसके मूल में भेदभाव की राजनीति थी। विक्टोरिया के शासनकाल में भारतीयों के साथ हीनता का व्यवहार भी जोर पकड़ने लगा। ऐसे में देशभक्तों ने क्रांति का विचार त्याग कर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना देशवासियों में जगाने के लिए तथा अंग्रेज हुकूमत से देश को आजाद करने के लिए जन जागरण अभियान शुरू किया। राष्ट्रीयता की भावना जगाना शुरू किया। गरीबी, भूखमरी और अशिक्षा के चलते यह काम कठिन बनता जा रहा था। फिर भी चोरी छिपे सभाएं और मीटिंगों का आयोजन होता रहा। हिंदू पैट्रियार, अमृत बाजार, हिंदू ट्रिब्यून जैसी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जन जागरण का काम चलता रहा। इंडियन एसोसिएशन और पूना की सार्वजनिक सभा का गठन किया गया और गांव-गांव में उसका संगठन बनाया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना हुई, जिसका पहला अधिवेशन सन 1885 में बंबई अर्थात मुंबई में हुआ, जिसमें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, महादेव गोविंद रानडे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भारत के प्रति सहानुभूति रखने वाले ब्रिटिश लोगों से परिचय बढ़ाना, भारत की शासन प्रणाली में सुधार करना तथा अंग्रेजी शासन में अधिक से अधिक भारतीयों को नौकरी पर नियुक्त करने के निर्णय लिए थे, जिससे देश के क्रांतिकारियों का मोहभंग हुआ। इन प्रस्तावों से हाथ कुछ न आता देखकर उन्होंने अपनी अपनी फौजें का संगठन करना शुरू किया, जिनमें कृष्ण वर्मा, स्वामी विवेकानंद, वीरेंद्र घोष, सावरकर, हरदयाल जैसे साहसी और बुद्धिमान क्रांतिकारियों का नाम लिया जाता है। इससे बंगाल और उसके आसपास राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होने लगी। लोगों का संगठन और विरोध तीव्र होने लगा। ऐसे में विरोध और संगठनों को विभाजित करने के लिए भारत के वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। पूर्वी बंगाल और असम तथा पश्चिम बंगाल और बिहार में
यह विभाजन किया। यह बंग भंग का नारा राष्ट्रीय भावना को विभाजित करने के लिए था, किंतु क्रांतिकारियों ने प्रांतों की अपेक्षा समग्र देश का विचार करते हुए स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार तथा विदेशी वस्तुओं का तिरस्कार करना शुरू किया। स्वदेशी से प्यार करो, अंग्रेजी का बहिष्कार करो के नारे गूंजने लगे। 19वीं शती तक आते आते देश में नरम और उग्र विचारधाराएं सामने आ गई। धार्मिक और सामाजिक सुधार के कार्यों ने जोर पकड़ लिया। शिक्षा और जागृति के साथ साथ लोग जुड़ते गए। सामाजिक कुरीतियां, धार्मिक आडंबर से धीरे धीरे लोग मुक्त हो रहे थे। भारतीय समाज दोहरी गुलामी के बीच जीवन यापन करने लगा था। एक तरफ अंग्रेजों की गुलामी तो दूसरी तरफ वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, जाति पाति, गरीबी थी। अंग्रेजों ने आकर इसे बढ़ावा ही दिया। क्रांतिकारियों ने उससे निजात पाने के लिए अपना योगदान देना शुरू किया। अंग्रेज भारतीय मजदूरों को दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानों में, खेत खलिहानों में, कल कारखानों में काम करने के लिए ले जाने लगे। वहां पर उन पर अत्याचार करने लगे। न पैसा उन्हें दिया जा रहा था, न भरपेट खाना। ऊपर से हीनता और उपेक्षितता का व्यवहार सहना पड़ता था। वहां जाकर महात्मा गांधी ने मजदूरों का संगठन करके सत्याग्रह किया। तब जाकर उनकी कई बातें स्वीकार की गई। उन्होंने भारत आने के बाद बिहार के किसानों पर हुए अत्याचार के खिलाफ सत्याग्रह किया। नील अत्याचार पर सत्याग्रह किया। इन्हीं दिनों में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। ऐसे में अंग्रेजों ने जर्मनी की तानाशाही और साम्राज्यवादी भूमिका से निजात पाने के लिए देशवासियों की साथ मांगी और उसके बदले में देश को आज़ादी देने का वचन दिया। देश के नेताओं ने आज़ादी के बदले में युद्ध में साथ देना शुरू किया, लेकिन क्रांतिकारी उसके विरोध में थे। देशवासियों की साथ मिलते ही जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए जबरदस्ती से युवकों को भर्ती करके लड़ाई पर जहाजों को भर भर कर भेजते रहे और बिना प्रशिक्षण के दुश्मनों की गोलियों से मरते रहे। इतना ही नहीं तो लड़ाई के लिए लगने वाली रसद भी यहीं से ले जाते रहे। सिर्फ आजादी के खातिर देशभक्त इन सभी को देखते रहे। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद जब अंग्रेजों को आजादी मांगी तो वे अपने वादे से मुकर गए। उस लड़ाई में हमने देश के जवान, धन संपत्ति और अन्य चीजों को खो दिया। उसके बदले में अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट लागू किया, जिसके चलते देशभक्तों को नजरबंदी में रखा जाने लगा, बिना किसी सबूत के जेल भेजा जाने लगा। महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों ने शांतिपूर्वक अर्थात सत्य, अहिंसा और न्याय के रास्तों पर चलते हुए आंदोलन करना शुरू किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने जालियां बाग में आंदोलन शुरू किया। लोग उस आंदोलन के साथ जुड़ते जा रहे थे। तब उनके आवाज को दबाने तथा लोगों के मन में डर का वातावरण निर्माण करने के लिए जनरल डायर और कैप्टन ब्रिग्स ने बेछूट गोलीबारी करते हुए
खूनी नरसंहार किया। उसके बाद सन 1919 में महात्मा गांधी ने नए असहयोग आंदोलन को शुरू किया। अंग्रेजों की नौकरियों को छोड़ने का ऐलान देशवासियों को किया। भारतीय भाषा और विद्यापीठ की स्थापना पर उन्होंने बल दिया। स्वदेशी को बढ़ावा और विदेशी माल की होली करना शुरू किया। वंदे मातरम के नारे गूंजने लगे। हिंदू मुसलमानों की एकता को बढ़ाने के लिए खिलाफत आंदोलन के साथ भारतीय आंदोलन को जोड़ दिया। परिणामतः समग्र देश में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश की लहर पैदा हो गई। लोग विरोध के लिए रास्तों पर उतरने लगे। अंग्रेजों के कार्यालयों, दफ्तरों और गोदामों को आग लगाई जाने लगी। चौरी चौरा हत्याकांड अंग्रेजों ने इसी के चलते किया, जिससे महात्मा गांधी ने उद्विग्न होकर अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया। महात्मा गांधी को 6 साल की कैद भी हो गई। फिर भी नरम और उग्र विचारधारा के देशभक्त आजादी के मुद्दे पर डटे रहे। उनको मनाने तथा समझाने के लिए सन 1928 में ब्रिटिश से साइमन कमीशन भारत आ गया, जो भारतीय लोग अपनी हुकूमत खुद चलाने के काबिल है या नहीं, इसका पता लगाकर महारानी विक्टोरिया को रिपोर्ट करने वाला था। तब लाहौर में उसके विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जुलूस निकाला। साइमन कमीशन गो बैक का नारा उसमें गूंजने लगा। तब जुलूस को फैलाने के लिए अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। लाला लाजपत राय की मृत्यु से चिढ़कर भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। बाद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पकड़कर फांसी पर अंग्रेजों ने चढ़ाया और ये तीनों हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करने की घोषणा हुई। साथ ही 26 जनवरी 1930 में भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी में समझौता हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ। समझौते के मुताबिक अपने देश की कैफियत प्रस्तुत करने के लिए वे लंदन गए, किंतु वहां भारत के हित की बात करने वाले लोगों के अभाव में उन्हें निराशा ही मिली। लेकिन हार न मानते हुए भारत आकर आंदोलन करते रहे। अंग्रेजों की दाल गल न पाने के कारण उन्होंने सांप्रदायिकता को भड़काना शुरू किया। फूट डालो और राज करो की नीति के अनुसार मुसलमान, अछूत, सिख आदि के स्वतंत्र निर्वाचन मंडल बनाए गए। प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को सफलता और मोहम्मद अली जिन्ना के मुस्लिम लीग को असफलता मिली। इन्हीं दिनों में जर्मन का तानाशाह हिटलर बना, जिसने पोलैंड पर आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। फिर अंग्रेजों ने युद्ध में देशवासियों की साथ मांगी और देशवासियों ने आजादी की शर्त पर दे दी। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी अंग्रेज देश को आजाद करना नहीं चाहते थे। तब गांधी जी का संयम छूट जाता है। वे देशभक्तों को ऐलान करते हैं, करो या
मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। देशभक्तों ने रेलवे लाइन को उखाड़ दिया, तार टेलीफोन काटे, थाने और पोस्ट ऑफिस पर कब्जा जमाया, उनके माल और पैसों को लूटकर जनता में बांटना शुरू किया। नौसेना ने भी विद्रोह करके भारतीय झंडे को जहाजों पर लहराया। यह सब एक ओर हो रहा तो दूसरी ओर अंग्रेजों ने लगाई हुई सांप्रदायिकता की आग में देश और देशवासी जलने लगे थे। आखिर में हार कर 22 मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता का हस्तांतरण करने भारत आ जाते हैं और 15 अगस्त 1947 को देश को दो टुकड़ों में अर्थात भारत पाकिस्तान में विभाजित करके आजाद कर देते हैं। महात्मा गांधी देश का बंटवारा नहीं चाहते थे, लेकिन नियति को यह मंजूर न था। देश कंगाल हुआ था। ऊपर से देश के विभाजन ने अनेक समस्याएं निर्माण की। काफी कुछ सहकर, त्याग कर, खोकर हमने इस आजादी को प्राप्त किया और उसमें से रास्ता निकालते हुए आज के मुकाम तक हम पहुंच पाए हैं। आज हम भूमंडलीकरण के चक्कर में आकर बाजारवाद को बढ़ावा देने लगे हैं। आधुनिकता, विकास और प्रगति के नाम पर राष्ट्रीय संपत्ति को दान में देकर विदेशी कंपनियों को भारत बुलाने लगे हैं। आज विदेशी कंपनियों ने भारतीय ग्राम उद्योगों को चौपट किया है। पेटेंट के नाम पर मौलिक चीजें, वस्तुएं, वनस्पतियां, जंगल, जमीन और जल को हड़पने लगे हैं। देश की कच्ची सामग्री सस्ते में लेकर प्रक्रिया करके महंगे दामों पर बेचने लगे हैं, अपने देश भेजने लगे हैं। उनकी कंपनियों में वेट बिगारी, हमाली, बाबूगिरी की नौकरियां कम तनख्वाह पर दे रहे हैं और देश के युवा उसे स्वीकारने लगे हैं तथा देश के कर्णधार उसे बेरोजगारी से मुक्ति समझने लगे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी और आज के मल्टीनेशनल कंपनियों की पॉलिसी एक जैसी है। लूट सके तो लूट लो। इसी के चलते आर्थिक दिवालियां और ग्रामीण उद्योग व्यवसायों की बर्बादी होने लगी है। धीरे धीरे हम आर्थिक गुलामी की ओर जा रहे हैं। हमारे देश के कर्णधार हमारे अतीत को भूलकर अपने स्वार्थों में लिप्त हो रहे हैं। देश को गुलामी की आग में धकेलने लगे हैं। प्रस्तुत नाटक के माध्यम से नाटककार बार बार आजादी को बरकरार रखने की अपील करते हैं। आज हमारे देश में चारों ओर भ्रष्टाचार, स्वैराचार, गड़बड़ घोटाले, नौकरदारों की जिम्मेदारीहीनता के चलते देश कहाँ जाएगा। आज जो हमारे देश में मल्टीनेशनल कंपनियां स्थापित हो रही है, उसके उद्देश्य और नीतियां हमें कहाँ ले जा रही है। क्या उनका संचालन पश्चिमी देशों के द्वारा नहीं हो रहा। इस तरह के मौजूदा हालात को देखकर नाटककार के मन में प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं। नाटक के अंत में नाटककार स्पष्ट संकेत देते हैं कि हमारे पूर्वजों ने काफी कुछ त्याग कर, खोकर, कुर्बानी देकर इस आजादी को पाया है। अब हमारा दायित्व है कि उस आजादी को बरकरार रखना तथा बचाए रखना। इसी आजादी को बचाए रखने के लिए नाटककार ने नाटक के माध्यम से
आज़ादी के संघर्ष को हमारे सामने रखा है ताकि उससे कुछ सबक ले सके और भविष्य में आने वाली देश के ऊपर जो आपत्ति है उस आपत्ति को टाला जा सके। यही उद्देश्य सामने रखकर नाटककार ने अलख आज़ादी की नामक नाटक लिखा है, जिसके माध्यम से इस तरह का हमारा अतीत हमें देखने के लिए मिलता है तथा भविष्य में आने वाली जो मुसीबतें हैं उसकी भी आहटें हमें इसके माध्यम से सुनने के लिए मिलती है। नाटककार ने नाटक के माध्यम से वर्तमान प्रशासकों को, राजनेताओं को, देश के युवाओं को तथा सजग नागरिकों को इससे सावध करने का काम किया है। अब हमें उनकी इस आवाज को सुनते हुए भविष्य की नीतियों को निर्धारित करना होगा और अपने देश पर आने वाले संकटों से देश को बाहर निकालना होगा। तभी हम गुलामी से मुक्त, स्वच्छंद और अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और देश की भी सेवा कर सकते हैं। अन्यथा जो हाल पहले हुआ था वैसा हाल होने में अब देर लगने वाली नहीं है। यही नाटककार इस नाटक के माध्यम से हमें कहना चाहता है। इस तरह नाटक की कथा वस्तु को हम देख सकते हैं। धन्यवाद।